लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 8 का भारत की खोज का पार्ट 6 अंतिम दौर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 5 नई समस्याएं लेकर प्रस्तुत हुई थी, जिसमें आपने भारत की खोज से संबंधित नई नई समस्याओं को पढ़ा। तो बच्चों, हमारी ये जो बुक है भारत की खोज, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारी बुक है भारत की खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित बुक है। और उन्होंने अहमदनगर के किले में, जब वह अंग्रेजों द्वारा वहाँ जेल में बंद कर दिए गए, वहीं उन्होंने इस बुक को लिखा। उसमें उन्होंने भारत की कई चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। जैसे नए दौर में आप बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करेंगे। नई समस्याओं में आपने भारत से संबंधित नई नई समस्याओं का वर्णन देखा। उसके पहले आपने गुप्त काल, मौर्य साम्राज्य, इन सब के शासन के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है भारत की खोज पार्ट 6 में नया अंतिम दौर, यानी कि अंतिम दौर में नई समस्याओं के बाद जो पार्ट है वो है अंतिम दौर। तो अंतिम दौर में बच्चों, भारत की खोज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी मातृभूमि के बारे में अपने भाव प्रकट किए हैं। आप सभी को पता है कि हमारी मातृभूमि की सभी चीज़ों को उन्होंने इस पर बताया है। उन्होंने प्राचीन भारत की सबसे प्रमुख विशेषता पर जोर दिया है, यानी कि इस चैप्टर में प्राचीन भारत की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर सबसे ज़्यादा जोर इस चैप्टर में दिया है। और इस तथ्य का पता लगाया है कि क्या वास्तव में भारत अपने अधिकारों को खो चुका है, क्या वास्तव में भारत के पास जो अधिकार हैं वह भारत से छिन चुके हैं। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। तो भारत की खोज ये जो पार्ट है, भारत की खोज चैप्टर में ये जो अंतिम दौर जो पार्ट है, इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो आप अपनी बुक पे देखेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ाऊंगी। तो चलते हैं, भारत की खोज में अंतिम दौर पढ़ना शुरू करते हैं। अंतिम दौर 1। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, यानी कि जैसे ही अंग्रेज राज्य यहाँ पर आया तो भारत के लिए एक नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया, उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा था जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपचारिक, औपनिवेशिक और खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया। अंग्रेज़ों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा जिसके स्वार्थ अंग्रेज़ों के स्वार्थ से अभिन्न हों। तो इस प्रकार भारत ने अंग्रेज़ों का सामना किया। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया
इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्चा भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता भी चलता है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राजा राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। अब आगे देखते हैं किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने हमारे भारत में कई चीज़ों को बदला। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज़ों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राचार्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मशीनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेज़ों को ही है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा और इस तरह हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा मिला। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी, फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। इस तरह शिक्षा का भी प्रसार हुआ और नई आधुनिक युग का भी प्रसार हुआ। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि और पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधीन अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थीं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान वैयक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और ज़मीन बिकाऊ वस्तु हो गई। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ, यानी कि बंगाल में एक व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे। उन्होंने देश में कई परिवर्तन किए, जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की इन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे। उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी
भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राममोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति को खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक भी थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रभावों से मुक्त कराने का प्रयास किया जो उसके साथ संबंध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर बड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेज़ी से निकलने लगीं। राजा राममोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों में था। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका नाम था। राजा राममोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और उन्हें 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह राजा राममोहन राय ने हमारे भारत में बहुत सारे परिवर्तन किए और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर उन्होंने अपना योगदान दिया। अगला है सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। 1857 की जो क्रांति हुई, जातीयतावाद, उसका वर्णन इसमें किया गया है। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिम भारत में मद्रास और मुंबई में थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेज़ी से प्रसार हुआ और इसने जनांदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जनांदोलन के रूप में यह दिल्ली संयुक्त प्रांत जैसा
उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इनके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेज़ों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है, झांसी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और अंग्रेज़ों के साथ बहुत ही मेहनत से वह लड़ी, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। यानी कि सबसे पहले इनमें जो थी वो थे तात्या टोपे, जिन्होंने बहुत संघर्ष से अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। उसके बाद झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना है। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत विद्रोह किया और अंत समय तक वह लड़ती रही। जिस अंग्रेज़ जनरल ने उनका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। यानी कि जिस अंग्रेज़ ने उनके साथ अंत में लड़ा, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा कि पूरे विद्रोही नेताओं में अभी तक जितने भी थे वो सबसे बहादुर थी। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छपकर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झंझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने से अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन शुरू हुई। यहीं से दूसरे आंदोलन की शुरुआत हुई। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिम चीज़ के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाज से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उसके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक
स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की और लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था, वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये बहुत ही विद्वान थे, समाज सुधारक थे और बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए। इनका असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र धीरे धीरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। इन्होंने दूसरे धर्मों को भी क्षेत्र में ला दिया। इस तरह इन्होंने इस वर्ग में रोमिया रोला थे जिन्होंने उनकी ओर मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी।